एक जिले का विकास तभी संभव है जब उस जिले की जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर हो। जब कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो ही उस जिले का जो संपूर्ण विकास है वो हो पाएगा। मगर बलिया की बात करें तो यहाँ की कानून व्यवस्था का क्या हाल है, उसका रिपोर्ट कार्ड हम यहीं के एसपी से मांगेंगे। और अब मंच पर जो हमारे अगले मेहमान हैं उनको बुलाना चाहूंगी, बलिया के एसपी श्री ओमवीर सिंह जी को मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। सर, आपके जिले में एक नारा बहुत चलता है, आंदोलन की धरती, वीरों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ये बागी बलिया जो है अंग्रेजों के समय तो शान था, अब आजाद भारत की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती है सर? ये बागी बलिया जो नाम है वो यहाँ की ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन बलिया ने आज़ादी ले ली थी 1942 में। ये निश्चित रूप से हम भी जब लोगों से बात करते हैं तो यही कहते हैं कि वो दौर था जब अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत थी, लेकिन अब तो जो शासन और प्रशासनिक व्यवस्था है वो आप ही के भाई बंधुओं के हाथ में है। तो इस सिंड्रोम से थोड़ा बाहर आएँ। सांस्कृतिक पहचान के लिए अच्छा है और नारे के रूप में अच्छा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पे अब इससे बदलना चाहिए और अब केवल और केवल बाकी जो 74 जनपद हैं उसी तरह से बलिया की भी बात हो। प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन ये इसकी सांस्कृतिक पहचान है, इसलिए यहाँ के लोग के लिए वो रहेगी और रहनी भी चाहिए। सर, बलिया की जो पहचान है कभी राजनीतिक आंदोलनों की रही है, लेकिन आज अपराध में अगर जिले की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अगर पूर्वांचल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मैं कह सकता हूं कि अगर आसपास के जनपदों पर नज़र डालें तो कई बार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वहाँ माफिया राज रहा है, लेकिन बलिया पे कभी ऐसा आरोप नहीं लगा है। बलिया में कोई जानकार माफिया अभी तक नहीं पनपा है। तो ये यहाँ के लोगों की जो मेरे ख्याल में सोच है उसका भी परिचायक है। हाँ, अपराध हैं, अपराध के विभिन्न आयाम हैं और उनके कारण आपराधिक अगर दृष्टि से बात करें तो इतना खराब बलिया नहीं है जितना प्रचारित किया जाता है। यहाँ कोई माफिया नहीं है, छोटे मोटे अपराध हैं जिन्हें समय समय पर इस जनता जनार्दन के माध्यम से उनका सबका समाधान निकल आता है। और कोई ऐसा अपराध विगत अगर 1 दशक की बात करूं तो कोई ऐसा अपराध नहीं है जो जिसे ये कहें कि बहुत सनसनीखेज या जिसके कारण बलिया का कोई नाम खराब हुआ हो। सर, बलिया पुलिसिंग के मामले में यूपी के सबसे मुश्किल जिलों में से एक है, क्योंकि बिहार बॉर्डर जो है वो बिल्कुल नज़दीक है। अपराधियों के लिए सेफ एस्केप रूट भी बनता है। इस खतरे की रोकथाम को कैसे कर रहे हैं? बॉर्डर जनपद है और क्योंकि 2 नदियां जो मुख्य नदी हैं दोनों बिहार और उत्तर प्रदेश का डिमार्केशन करती हैं। ज़्यादा दिक्कत थोड़ा सा जो दोनों स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि बिहार की जो शराब पॉलिसी है वो और उत्तर प्रदेश की अलग अलग है। वहाँ शराबबंदी है, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है। इसी तरह से गो हत्या और गोवंश के बारे में स्पेशल एक्ट है उत्तर प्रदेश में जो बिहार और बंगाल में नहीं है। इसके कारण यहाँ थोड़ी सी दिक्कत बनी रहती है कि उस अपराध में लोग जो भटके हुए युवक हैं वो लिप्त होने का प्रयास करते हैं, जिसमें थोड़ा सा उन्हें आर्थिक संसाधन ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन उसकी रोकथाम के लिए हम लोग लगे हुए हैं और प्रयास यही रहता है कि उसको हर स्तर पे रोका जाए और अपने यहाँ के जो युवक इस दिशा में थोड़े भटके हुए लग जाते हैं उन्हें भी रोका जाए। इसके लिए समय समय पे स्थानीय स्तर पे गांव तहसील पे जाके परिजनों से भी विचार गोष्ठी करते हैं कि भाई अपने बच्चों को थोड़ा सा लाइन पे लाइए, क्योंकि उसमें
टीनेजर्स का दुरुपयोग जो शातिर किस्म के अपराधी हैं वो करने का प्रयास करते हैं। सर, एक समय अगर बलिया की बात करें तो वाहन चोरी के जो बड़े रैकेट हैं वो सक्रिय थे। गाड़ी यहाँ से चुराई और बिहार ले जाते थे। इसी साल जुलाई में आप लोगों ने बड़े वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश किया है। वाहन चोरी क्या संगठित अपराध बन गया है बलिया में? वाहन चोरी संगठित अपराध तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो पहली समस्या मैंने बताई है उससे रिलेटेड ये समस्या है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ के शराब तस्करी में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति या अपराधी गलत रास्ता चुनता है तो उसके लिए वो इलेजिटिमेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का प्रयास करता है, और सबसे बेहतर है प्रयास करता है अगर उसका मौका लग जाए, कोई चोरी कर ले मोटरसाइकिल और उसके माध्यम से अपना जो भी उसे कंसाइनमेंट ले जाना ले जाए। और अक्सर ये पाया गया है जो मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हो जाती हैं, यहाँ तक कि 4 व्हीलर भी कालांतर में इस तरह के उदाहरण हैं, लेकिन वो बिहार में लावारिस स्थिति में भी मिले हैं। लेकिन जो गैंग केवल और केवल धन कमाने के उद्देश्य से चोरी करते हैं, उस पर हमारी टीम की नज़र लगातार रहती है। ये तो एक है, बाकी सैकड़ों मोटरसाइकिल की रिकवरी पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने की है, और कई गैंग इसमें बस्ट भी किए हैं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट भी थे, तो रोकथाम का पूरा प्रयास भी करते हैं। सर, बलिया का दियारा क्षेत्र यानी गंगा और घाघरा के किनारे के जो इलाके हैं वहाँ पर पुलिसिंग हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। क्या आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ अपराधियों को भौगोलिक स्थिति का जो फायदा है वो मिल जाता है? ये सही है कि करीब 180 या 190 किलोमीटर का क्षेत्र है, अगर गंगा और घाघरा दोनों का मिलाया जाए, जो दियारा क्षेत्र है। वहाँ पे जैसे इस समय बारिश का मौसम है, जो क्षेत्र गर्मियों में नो मैंस लैंड के रूप में बन जाते हैं, कुछ जगह यहाँ ऐसी भी हैं, विशेष रूप से मनियर थाना क्षेत्र और रेवती में, जो टापू टाइप बन जाते हैं। वहाँ जाने में मुश्किल होती है। वहाँ एक अपराध जो उस दौरान थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं, वहाँ देशी शराब बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहाँ बॉर्डर इशू भी रहता है। बिहार वाले सोचते हैं कि यूपी में, यूपी वाले सोचते हैं बिहार में है, लेकिन उसमें दोनों ही स्टेट की टीम संयुक्त रूप से भी, एक्साइज विभाग भी उसमें निरंतर काम करता रहता है, क्योंकि इल्लिसिट या इल्लीगल लिकर का किसी भी तरह से ना तो निष्कर्षण हो, ना ही वो किसी भी तरह से प्रचलन में आए, इसका प्रयास। तो वहाँ निश्चित रूप से हमें हर तरह से थोड़ा सजग रहना पड़ता है, और कई बार हम लोगों को नाव के माध्यम से भी पेट्रोलिंग उस इलाके में कराते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया शराब तस्करी कई बार सड़क माध्यम से वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गिने चुने मार्ग हैं। कोशिश करते हैं नाव से, तो उसमें हम लोग, यहाँ से प्रस्ताव भी गया है जल पुलिस का, लेकिन वर्तमान में हम लोग अपनी स्थानीय स्तर पर नाव को लेके कराते हैं, उसे कोशिश करते हैं। सर, बैरिया, रेवती, उम्भाव, रसड़ा और बासडी जैसे जो इलाके हैं, इनमें भूमि विवाद कई बार खूनी संघर्ष में बदल जाते हैं। पहला सवाल तो ये कि ऐसे विवाद पुलिसिंग के लिए कितने मुश्किल भरे होते हैं, और दूसरा सवाल कि क्या पुलिस के पास ऐसे कोई हॉटस्पॉट हैं जिनकी अलग जो निगरानी की व्यवस्था है वो की गई है? एक्चुअली जो ज़मीनी विवाद हैं, मूल रूप से पुलिस का उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता, लेकिन जैसे इसी सदन में बैठे हैं, जितने वर्दी वाले हैं, उन सब के बारे में लोगों की ये धारणा रहती है, क्योंकि पुलिस ही एक ऐसा, जिसे कहते हैं ना, विजिबल सिंबल ऑफ स्टेट है। तो कहीं पे भी आदमी को कोई दिक्कत हो, तुरंत भाग के सबसे पहले पुलिस पे पहुंचता है। इसमें लोगों का कोई दोष नहीं है, ये प्रक्रिया है। इसी तरह से जो ज़मीनी विवाद है, निश्चित रूप से यहाँ, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी और जनपदों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, लैंड होल्डिंग्स कम हैं, और विशेष रूप से जो आबादी के घरों के विवाद हैं, क्योंकि जैसे जैसे परिवारों का एक्सपेंशन हुआ, एक घर में 3-4 बच्चे हुए, उनके 3-4 हो गए। पिछले अगर आज़ादी के बाद बात करें तो जगह तो उतनी है,
जगह और कमी होती जा रही है, तो उसके कारण विवाद रहते हैं। लेकिन पुलिस की भूमिका ना तो जो आबादी के ज़मीनी विवाद हैं उसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका है, सहयोगी की भूमिका तो हो सकती है, निस्तारण में सीधी भूमिका पुलिस की नहीं है, क्योंकि वो सिविल मामले हैं, भाई आप अपना बंटवारा कराइए। उसी तरह से जो खेती वाले हैं उसमें रेवेन्यू और राजस्व की है भूमिका, वो करते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे जब इस इंटरव्यू की शुरुआत की थी तो बागी बलिया से की थी, तो लोगों को थोड़ा समझाना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि भाई इसका एक प्रक्रियात्मक एक प्रोसेस है, वो चाहते हैं कि नहीं साहब अभी हो जाए, तो इसमें कभी कभी थोड़ा दिक्कतें आती हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज बातचीत करके उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ज़मीनी विवाद यहाँ के लिए चुनौती है और प्रयास कर रहे हैं, डीएम साहब भी इसमें काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और सभी पूरी जनपद की टीम मिलकर कर रही है। सर, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार काफ़ी काम कर रही है और सरकार का फोकस भी इस पे रहता है। खासतौर से जब हम ग्रामीण महिलाओं की बात करते हैं, अपराध होते हैं लेकिन वो थानों तक नहीं पहुंच पाते, घर में ही कई मामले दबा दिए जाते हैं। अब इन चीज़ों को लेकर पुलिस क्या कर रही है? 2017 में जब से वर्तमान सरकार का गठन हुआ है, महिला सुरक्षा शुरू से ही एक बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी का और समय समय पे जो भी हमारे डीजीपी महोदय आए हैं उनका हमेशा एक फोकल पॉइंट रहा है। मिशन शक्ति के रूप में 2017 से लगातार जो दोनों नवरात्रे हैं उसमें और इसके बाद निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। और पिछले 10 साल में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हर थाने पे आज की तारीख में बलिया के 22 थाने और एक महिला पुलिस स्टेशन है। सभी थानों पे मिशन शक्ति केंद्र MSK जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और इस समय हर जनपद के हर थाने पे ये संचालित हैं। पहले केवल पुलिस की भूमिका इतनी रहती थी, कोई अपराध हो गया, अपराध पंजीकृत कर लिया और अभियुक्त को जेल भेज दिया। लेकिन अब इससे आगे बढ़ के पुलिस काम कर रही है। इसमें हम अपने जितने हमारे ग्राम स्तर पे सचिवालय हैं उनका भी उपयोग करते हैं, क्योंकि ग्राम स्तर पे जितने सचिवालय हैं सभी पे एक एक मिशन शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र के रूप में एक एक वहाँ पे रूम आवंटित हुआ है। और जो महिलाएं किसी भी अपराध से, घरेलू हिंसा से अथवा अन्य किसी आपराधिक घटना से पीड़ित रही है, उनकी निरंतर काउंसलिंग हमारी MSK की जो शक्ति दीदी होती हैं, महिला कांस्टेबल्स, वो निरंतर उनसे वीकली, फोर्टनाइटली इसका रिकॉर्ड का भी एक मैकेनिज्म बना रखा है। वो निरंतर बात करती रहती हैं और पीछे भी उनसे फीडबैक लेती रहती है कि उस घटना में जो व्यक्ति दोषी थे या जो जिन व्यक्तियों पे आरोप था वो पुनः आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण बहुत बदलाव आया है। बदलाव इसी चीज़ से दिखता है कि महिला संबंधी अपराधों में भारी कमी आई है। लेकिन दूसरी तरफ कई बार जो शिकायतें की जाती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार सही हो, जांचें होती हैं, निकलती हैं, लेकिन महिला संबंधी अपराध एक फोकल पॉइंट है और उस पर बहुत ही शिद्दत के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से और एक अलग विंग बना के, एक थाने पे अलग वर्टिकल बना के, और कभी भी कोई भी यहाँ पे बहुत सी माताएं बहनें बैठी होंगी, इनका अनुभव होगा, अगर थाने गई होंगी तो सबसे पहले इनका जो मुखातिब हुई होंगी वो हमारी महिला कांस्टेबल और मिशन शक्ति केंद्र से हुई होंगी। और मेरा आग्रह है आप लोगों के माध्यम से कि इसको, थानों को अब बहुत ऐसी दृष्टि से ना देखें कि पुलिस कोई आपसे अलग है या किसी और एलियंस हैं। हम आप ही के बीच के, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं वर्दी वाले, कोई आपका भाई होगा, कोई चाचा होगा, कोई ताऊ होगा, तो इसलिए उसका सदुपयोग करिए। जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं थाना स्तर पे या जनपद स्तर पे। सर, इसी कड़ी से मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है। देखिए, जनता जो है वो हर मामले में बड़े अधिकारियों तक तो नहीं पहुंचती, कांस्टेबल और इंस्पेक्टर्स तक तो पहुंच हो जाती है, लेकिन
वहां पर जो व्यवहार है उसमें सौम्यता की ज्यादा जरूरत है। अब इसको लेकर किस तरीके से पुलिस काम कर रही है? ये शिकायत वाजिब है और कालांतर में इस तरह की शिकायतें आती थी कि पुलिस का व्यवहार थाने पे अच्छा नहीं रहता है। लेकिन पिछले 10 साल में मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जितनी भी भर्तियाँ विशेष रूप से मेरे ख्याल में 2.25 लाख के करीब भर्तियाँ पुलिस विभाग में हुई हैं, और उनकी जो ट्रेनिंग है उसमें सॉफ्ट स्किल और बिहेवियर मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ा फोकल पॉइंट है। हम लोगों का भी प्रयास ये रहता है अपने कार्मिकों से, जब भी हम अपनी अपराध गोष्ठी करते हैं या समय समय पे जब भी हम लोग थाने पे जाते हैं, कि व्यवहार किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही है, और कम से कम वो व्यवहार करिए जो आप अपने लिए अपेक्षा रखते हैं। कहीं जाने पे सुधार हो रहा है, अपवाद हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोग, क्योंकि समाज में हर आदमी का माइंडसेट अलग है, हो सकता है किसी समय विशेष पे किसी व्यक्ति का कोई माइंडसेट हो और कर दे, लेकिन सामान्य रूप से अगर इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन पे यथोचित कार्रवाई भी की जाती है। सर, एक और सवाल मेरा आपसे कि जो अभी आपने कहा कि लोगों से आप अभी यहाँ पर भी अपील कर रहे थे, हमने महिलाओं की तो बात की, लेकिन जब हम आम जन की बात करते हैं तो वो भी रक्षक के तौर पर देखना चाहिए पुलिस को, लेकिन डरती है पुलिस के पास जाने से। तो वो जो पुलिस और लोगों के बीच का जो संबंध है, जो अंडरस्टैंडिंग है सर, वो अच्छी हो सके, जो वेलफेयर पुलिस की हम बात करते हैं, क्या उसके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं जिले में? देखिए, इस पे फोकस सरकार का भी है। आपको विदित होगा कि हर जो प्रथम शनिवार है और तृतीय शनिवार है, हम और डीएम साहब खुद हर तहसील में जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं। जो द्वितीय और चतुर्थ शनिवार है उस पर हर थाने पे विशेष रूप से पुलिस और रेवेन्यू के सभी अधिकारी वहाँ पे रहते हैं। लगातार लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। इसके अलावा जो लोग मेरे कार्यालय में भी आते हैं, हम लोग सीधे हम सारे थानों से 10 से 2 बजे तक निरंतर जुड़े रहते हैं। अगर किसी थानेदार को कोई विशेष काम है तभी वो थाना छोड़ता है, अन्यथा अपने थाने पे वो जन सुनवाई में बैठता है। हमारे पास भी आते हैं जो लोग, पहला प्रश्न हमारा यही रहता है कि भाई थाने गए या नहीं। आज भी कुछ लोग जो आपने चिंता जाहिर की है उसके से पीड़ित हैं और कई बार सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि कहीं थाने जाएंगे तो किस तरह का व्यवहार होगा। लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं, ये लोगों का अनुभव भी बताता है। वो अब परिस्थितियाँ नहीं रही, क्योंकि पुलिस में भी अब हाईली क्वालिफाइड कांस्टेबल लेवल पे भी आजकल मेजॉरिटी जो हमारे आरक्षी हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अलग अलग समाज के तबके से आए हैं, अलग अलग परेशानियों से आए हैं। तो वो भी ये एहसास करते हैं कि भाई जिन परिस्थितियों में से निकले हैं उसे समझते हैं, लोगों के साथ वही व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। और मेरा आग्रह है कि पहली अगर कोई कहीं भी किसी को समस्या है तत्काल वहाँ पे पहुँचना चाहिए। जनपद के किसी कोने से अगर किसी के पास कोई किसी भाई बहन को या किसी भी शहरी को कोई दिक्कत हो, वो अगर 112 पे सूचना देगा तो 5.5 मिनट मैक्सिमम टाइम है, उसमें लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी हेल्पलाइन है हमारी जिन पे सीधा संवाद करके, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको थाने आना पड़े, आप सीधी अपनी सूचना देंगे, आपके घर पुलिस पहुंचेगी। वो कॉन्सेप्ट अब चला गया कि हर चीज़ के लिए आप थाने आए, पुलिस आपके द्वार पहुंच रही है आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। अगर पीआरवी नहीं कर पाती है तो थाना पहुंचता है वहाँ पे। सर, आप एक ऐसे अधिकारी हैं जो अपराध की साइकोलॉजी पर भी काम करते हैं। जैसे अभी डीएम सर ने भी जिक्र किया कि यहाँ पर ज़मीन को लेकर विवाद काफ़ी होते हैं, और आप भी अभी बता रहे थे। सर, क्या लगता है क्या साइकोलॉजी होती है कि लोग एक दूसरे को मार डालते हैं, मर्डर कर देते हैं? क्या साइकोलॉजी हो सकती है इसके पीछे? जमीन के मामले में तो लालच ही है, और तो कोई बहुत बड़ा वो है नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। 1 फीट जमीन जिसके लिए आज वो लड़ रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई अप्रिय घटना भी हो जाए, वो जमीन का टुकड़ा वहीं रह जाएगा। लेकिन एक परिवार, 2 परिवार या उसमें सम्मिलित जितने हैं
वो जिंदगी भर वो करते हैं। क्योंकि कहा है ना किसी ने कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, तो वो होता है। इसलिए समझदारी से काम लेना चाहिए। 1 फीट जमीन, छत पे निकलने वाला वो होता है शेड जो होता है, उसे लेके किसी के पेड़ की टहनी किसी के छत पे आ गई, ये विवाद के ऐसे कारण हैं जिसे आपसी समझ से सुलझाया जा सकता है। लेकिन जब ये विवाद विकराल रूप धारण कर लेते हैं और इसका बाद में जब ये लोग सोचते हैं कि साहब गलती हो गई, लेकिन ये है कि ईश्वर, गलती का कोई दूसरा अवसर तो है नहीं, जो हो गई। तो इसलिए लोगों से मेरा अनुरोध है कि इन छोटी छोटी बातों को विवाद का कारण ना बनने दें। तो बलिया बहुत अच्छा जनपद है। सर, बलिया संवेदनशील जिला भी और चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, क्या हिंसा की आशंका भी जाहिर तौर पर बनी रहती है, तो क्या संवेदनशील जो बूथ हैं या जो गांव हैं उनकी पहचान करना अब शुरू कर दिया गया है? ये पुलिस का निरंतर काम है। मेरी जानकारी में अभी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हम लोग निरंतर इसका प्रयास करते हैं कि पुराना इतिहास या क्योंकि पंचायत इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन या विधानसभा इलेक्शन जो होते रहते हैं, उसके आधार पे जो संवेदनशील स्थान हैं उन पे हमेशा एक नज़र रहती है। उसके आसपास जो इस तरह के तत्व हैं जो किसी भी तरह से नकारात्मक रूप से उस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, तो उनके विरुद्ध भी प्रयास चलता रहता है और उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई या समझाने का वो चलता रहता है। उम्मीद है कि जब भी कभी इस तरह की चुनौती आएगी तो बलिया पुलिस उसे स्वीकार करके बड़ा सफलतापूर्वक निकालेंगे। सर, बिहार से बिल्कुल सटा होने की वजह से अवैध शराब भी एक बड़ा अपराध बनता जा रहा है और आप लगातार इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, क्या अब ये अपराध सिंडिकेट की जो शक्ल है वो ले रहा है? ये बहुत ज़्यादा सिंडिकेट के रूप में तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने जैसे कहा इसमें कि जो टीनेजर्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ कई जगह दृष्टिगोचर हुआ है जब उसके एनालिसिस किया गया उन घटनाओं का। क्योंकि यहाँ करीब इसी वर्ष अभी तो 7 महीने पूरे हुए हैं, करीब 250 मुकदमे लिखे गए हैं और करीब 35,000 लीटर शराब पुलिस ने जब्त भी की है। अब तो प्रक्रिया इतनी अच्छी है कि जब्त करने के बाद तुरंत हमें उसे डिस्ट्रॉय भी करा देते हैं। और इसके अलावा जो मैंने कुछ ऐसे क्षेत्र बताए जो नो मैंस लैंड बन जाते हैं गर्मियों में, वहाँ पे संयुक्त रूप से पुलिस और आबकारी विभाग ने लाखों लीटर दलहन का विनिष्टीकरण भी किया है। क्योंकि वहाँ रोज़ पुलिस नहीं जा पाती है, ना रोज़ वो जा पाते हैं, लेकिन नज़र उस पर रहती है। हम वहाँ पर ड्रोन सर्विलेंस भी कराते हैं, मैनुअल सर्विलेंस भी रहती है। तो शराब तस्करी एक चुनौती है जब तक पॉलिसी अलग अलग है, और इसे हम यहाँ का युवा इसके किसी भी तरह के गलत क्रियाकलापों में संलिप्त ना हो, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है उसमें कि लोग का झुकाव जो है उस धर से हट रहा है। सर, बलिया में हिस्ट्री शीटर भी बहुत हैं, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई में भी आपके आने के बाद तेज़ी आई है। अब इससे कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो उसमें कितना सुधार हुआ है? एक छोटा सा मैं आपको पुलिस, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, क्योंकि करीब हम लोग बहुत लंबा जीवन काल हो गया काटते हुए पुलिस में। हम लोगों की पुलिसिंग रिसर्च बेस्ड है। अभी बहुत पिछले अगर 2-3 साल में देखें तो कई ऐसे इनोवेटिव अप्रोच हैं जो पुलिस में आई हैं। एक केवल मैं बता रहा हूं, एक हम लोगों के यहाँ अब तक जो सारी पुलिसिंग होती थी वो ऑफिसर ओरिएंटेड होती थी, कि अधिकारियों की ये जिम्मेदारी थी कि वो डेटा इकट्ठा करें, डेटा एनालाइज करें, उस पर कार्रवाई कराएं। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये भी अगर आपको याद हो तो अभी लास्ट दिसंबर में एक पुलिस मंथन कार्यक्रम हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 3 दिन बैठे थे। उन्होंने पुलिस के सामने ये कहा कि भाई जो इतना बड़ा, आप थाने पे जाइए तो 90% कांस्टेबलरी है, 10% ऑफिसर्स हैं। उस 90% का उपयोग कैसे किया जाए इस पूरी कानून व्यवस्था की रोकथाम में। तो एक यक्ष ऐप जो इंडिजीनियस है उत्तर प्रदेश पुलिस का, डेवलप किया गया है और उसमें उस पर्टिकुलर बीट के संबंधित जो भी उस बीट में रहने वाले अपराधी हैं,
हिस्ट्री शीटर्स हैं, उस क्षेत्र के वो अपराधी जो और जगह अपराध करके आए हैं, उस सब का डेटा एक जगह है। उस क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण स्थानों का, हर चीज का डेटा है। अब आपको अगर यहां बैठे बैठे ये मालूम करना है कि लखनऊ के हजरतगंज में कौन कौन क्रिमिनल एक्टिव है, ये यहाँ के कांस्टेबल को पता चल जाएगा। अपने साथ साथ मेरे हर बीट के कांस्टेबल, पूरा जनपद हमने 706 बीट में, हर कांस्टेबल के पास उसके क्षेत्र का पूरा डेटा है। निरंतर हर 15 दिन में हर क्रिमिनल का हम उसके घर भी जाते हैं। आजकल कई बार लोग आरोप भी लगाते हैं, साहब पुलिस जबरदस्ती आ रही है। अरे भाई, आपके क्रियाकलापों के कारण आ रही है, क्योंकि पहले आप पूर्व में ऐसा कर चुके हैं। तो उसके आने के बाद बहुत बदलाव, लोग, हमारा कांस्टेबल जो है वो बहुत प्रोफेशनली एफिशिएंट हो गया है, और कांस्टेबल के साथ साथ ऊपर के सारे अधिकारियों को एक्सेस दिया गया है। तो ये सब चीज़ें एक इनोवेटिव पुलिसिंग के रूप में जो उत्तर प्रदेश पुलिस में चली है, इससे कानून व्यवस्था और आपराधिक व्यवस्था पे बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा है, और इसके रिजल्ट अब आने शुरू हो रहे हैं, और 1-2 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सर, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो दो धारी तलवार है, यानी कुछ भी गलत हो रहा है वो भी सामने आ जाता है, लेकिन अफवाहें भी बड़ी तेजी से फैलती हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर फेक न्यूज़ कंट्रोल की बात करें तो उसके लिए भी क्या पुलिस कुछ कर रही है? हर जनपद में और बलिया में भी हमारा 24/7 सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति को बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जो संवैधानिक अधिकार हैं उसका इस्तेमाल सभी लोग भरपूर तरीके से करते हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिखते लिखते शायद अपने उत्तरदायित्वों को छोड़ देते हैं कि जहाँ हमें अधिकार है कुछ भी बोलने का, वहाँ उत्तरदायित्व है कि वो बोलना चाहिए जिससे कि सामाजिक या सांप्रदायिक या जातिगत विद्वेष ना फैले। ये चुनौती है। जो लोग फेक न्यूज़ या गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, हर चीज़ मॉनिटर हो रही है। इसी जनपद में लगभग काफ़ी लोगों पे, जिन लोगों ने सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए, जातिगत संघर्ष कराने के लिए या अपराधों के बारे में गलत तथ्य देने के लिए अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, तो कानूनी रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की गई है और की जा रही है। लेकिन ये एक चैलेंज है, और सोशल मीडिया पे निरंतर मॉनिटरिंग रहती है 24 घंटे। और एक और बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं, बलिया का 4था स्थान है हम लोगों का सोशल मीडिया के जो वहाँ पे जो कंटेंट आता उस पर रिएक्शन देने का। हमारा 17 मिनट के अंदर अंदर हमारा रिप्लाई चला जाता है। इसलिए इसके लिए जो हमारी सोशल मीडिया टीम है वो बहुत एक्टिव रहती है। वो बधाई के पात्र हैं कि वो करते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोगों से कभी कुछ बच गया तो स्टेट लेवल से भी आ जाता है। इसमें भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। जैसे एक मैट्रिक सॉफ्टवेयर है जो सारे सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कितने बार या किस तरह से उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर उसका भी हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ही जैसे ही हमें मालूम पड़ता है कि फलाना जो कंटेंट है या मैसेज है ये फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, एक साथ सब पे जवाब चला जाता है, जो भी हमारा उस पर एक्शन होता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।